धामी कैबिनेट की बैठक आज इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आ सकता है प्रस्ताव। 12:30 बजे होगी बैठक। तीन राज्यों में मिली बंपर जीत से बीजेपी उत्साहित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काउंटडाउन शुरू। सीएम धामी ने एयरपोर्ट से एफआरआई तक किया तैयारियों का निरीक्षण। कहा, इन्वेस्टर समिट से खुलेंगे विकास के द्वार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। कुमाऊं में रात से हल्की बूंदाबांदी जारी। गढ़वाल के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र को लेकर आज कैबिनेट बैठक हो सकती है। इस कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा आज संभवतः है। आपको बता दें, कई विधेयकों को सत्र में लाने के ऊपर ये चर्चा की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के मामले पर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। शीतकालीन सत्र को लेकर इस अहम बैठक का आयोजन करवाया गया है और आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के साथ साथ और भी कई अहम मुद्दे होने वाले हैं, जिसके ऊपर बातचीत की जाएगी। कई मुद्दों को पटल पर रखा जाएगा और इस अहम कैबिनेट बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा होगी। कई विधेयकों को सत्र में लाने की चर्चा भी की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। कई मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। तो क्या कुछ मुद्दे आज रह सकते हैं जिनको पटल पर रखा जाएगा? जी प्रेम में हो तुम इधर। तो देखिए, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज रहने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शीतकालीन सत्र को लेकर ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा रहने वाला है, शीतकालीन सत्र। इस पर आज चर्चा संभव है। इसी के साथ साथ कई विधेयकों को सत्र में लाने की चर्चा भी की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के मामले पर भी आज प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। इस पर भी फैसले लिए जा सकते हैं कैबिनेट बैठक में। और अंत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है, सीएम धामी कैबिनेट की बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रह सकता है बातचीत का इस बैठक के दौरान। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज धामी कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, तो क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे आज रह सकते हैं? किन मुद्दों को पटल पर रखा जाएगा चर्चा के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, धामी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आज में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के भी जो है चर्चा यहाँ पर। एक की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी जो यहाँ पर निवेशक पहुंचते हैं, उनको किस तरीके से जो है इसमें आगे और जो है इस दौरान यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बनाया जाए, इसको लेकर भी जो है चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, यूसीसी की अगर बात करें, यूसीसी को भी जो ड्राफ्ट है, यूसीसी का ड्राफ्ट है
उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर इस कैबिनेट में जो है चर्चा होनी है। और जिस तरह से जो यूसीसी का ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो कब जो है यहाँ पर लागू करना है, इन सब चीजों को लेकर के जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो ऐसे में देखा जा सकता है धामी कैबिनेट काफी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी रहने वाला है, तो इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान? क्या कोई प्रस्ताव रखे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस तरीके से 8 और 9 दिसंबर को देहरादून के एफआरआई में होने जा रही है, इसको लेकर भी जो है कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि केंद्र यहाँ पर केंद्र की भी अगर बात की जाए तो केंद्र से भी जो है यहाँ पर मंत्री पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो किस तरीके की जो इसमें व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ विशेष इसमें और बेहतर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किया जाना है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट होनी है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री देहरादून इस समिट को लेकर आ सकते हैं। सीएम धामी ने स्थानीय निरीक्षण पूरा कर चुके हैं। समिट के मद्देनजर देहरादून को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। उत्तराखंड का सौंदर्यीकरण इसको लेकर लगातार किया जा रहा है और देहरादून के बाजारों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। उत्तराखंड सरकार की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि जो इन्वेस्टर समिट इस दौरान यहाँ पर होने जा रहा है, उसकी जो तैयारियां हैं देहरादून के एफआरआई में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लगातार जारी है। फ्लैक्स बोर्ड बनाने का जो कार्य है वो भी इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि धाकर धामी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। सामने जो है आप देख सकते हैं कि जो सड़कें एफआरआई के अंदर बनी हुई है, उनको चमकाने का जो कार्य है वो भी इस दौरान किया जा रहा है। तमाम जो छिड़काव की अगर बात करें, तारकोल का जो छिड़काव है वो भी इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। सड़कों पर जो एफआरआई के अंदर सड़कें हैं उन पर जो है छिड़काव लगातार जारी है, जिससे कि और भी अच्छी जो है खूबसूरत यहाँ की जो सड़कें हैं वो दिखाई दे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर देश विदेश का दौरा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। एमओयू की अगर बात करें तो 2 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं अभी तक साइन हो चुके हैं। वहीं लक्ष्य जो यहाँ पर रखा गया है 2.5 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य है इस दौरान यहाँ पर रखा गया है। उद्योगपति लगातार रुचि दिखा रहे हैं उत्तराखंड में निवेश के लिए और बड़ी संख्या में जो है वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है पर्यटक की स्थिति की अगर जो यहाँ पर बात की जाए, पर्यटक स्थल के नाम से भी जो है उत्तराखंड जाना जाता है। लगातार जो है यहाँ पर जिस तरह से जो यहाँ के उद्योगपतियों की अगर बात की जाए, उद्योगपति इन्वेस्ट करने के लिए लगातार इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा फायदा जो है उस दौरान उत्तराखंड को भी यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते खुलने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ के जो युवा हैं उनको एक बड़ा फायदा इस दौरान यहाँ पर मिल पाएगा। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय लगातार लाइव बने हुए हैं। विनय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है होने वाला है 8 और 9 दिसंबर को, इसको लेकर तैयारियां पूरी तेज हो चुकी हैं और पीएम मोदी को भी इसके लिए आमंत्रण दिया गया है। तो पुलिस और प्रशासन की टीमों द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस तरह से देहरादून के एफआरआई में आयोजित होना है, उसको लेकर तमाम तैयारियां उत्तराखंड सरकार की पूरी हो चुकी है। शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो उद्योगपति पहुंचेंगे उनको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर देहरादून में कर दी गई है। सड़कों की अगर बात करें, सड़कों को भी जो है गड्ढा मुक्त करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए थे। सड़कें जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। वहीं संस्कृति जो है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो दीवारों पर जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेंटिंग के माध्यम से कलाकार जो है इस दौरान
यहाँ पर जो पेंटर हैं वो बुलाए गए हैं। सभी जो है बाहरी राज्यों से आए हुए हैं और सभी ने जो है इस समय यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है कि किस तरीके से देहरादून को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तराखंड सरकार को जो है यहाँ पर मिलने वाली है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी तक सीएम धामी द्वारा 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन करवाए जा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ज्यादा निवेश भी इसके द्वारा आता अब नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड से हैं और खुद उन्होंने जो है रोड शो भी इस दौरान देश विदेश में किए हैं, तो काफी अच्छा जो रिस्पांस है, काफी अच्छा जो रिजल्ट है एमओयू के चलते जो है यहाँ पर देखने की वो मिला है, क्योंकि 2 लाख करोड़ के जो एमओयू है इस दौरान यहाँ पर साइन किए जा चुके हैं और 2.5 लाख करोड़ का जो यहाँ पर लक्ष्य जो है यहाँ पर रखा गया है कि इनको पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर उद्योगपति उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो लक्ष्य है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है जुटाने में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में जो युवा है उनके लिए भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के होने से रोजगार के जो अवसर हैं वो खुल सकेंगे और बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को मिल पाएगा। जी बिल्कुल विनय, तो कहा जा सकता है कि तैयारियां जो हैं पूरी जोरों शोरों पर हैं और पीएम मोदी को भी इसके लिए आमंत्रण दिया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश के 4 राज्यों के आए चुनावी नतीजे के बाद भाजपा में अब खुशी की लहर है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता लाभान्वित हो रही है। यही वजह है कि भाजपा को जनता का स्नेह लगातार मिल रहा है। मोदी जी का मंत्र और जनता का विश्वास इस जीत का आधार है। अब जनता जातिवाद नहीं, अभी तो विकासवाद को समर्थन दे रही है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो परिवर्तित हो रहा है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अब जनता केवल विकास चाहती है और विकास के लिए जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसका उदाहरण हम 4 में से 3 राज्यों में हमने देखा है। विकास को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से जनता ने विकास को ही चुनाव में एक प्रकार से समर्थन देने का जो निर्णय लिया है वो दृश्य हमारे सामने और एक प्रचंड बहुमत की और हमारे तीनों राज्यों में सरकारें बन रही। 24 से पहले जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट में 2.50 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। सूबे में इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने के लिए धामी सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है। सीएम धामी ने इन्वेस्टर समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं
उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। सारे लोग लगे हुए हैं, ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। लक्सर में सिविल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अब इस दौरान हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल और हरिद्वार के जिला जज सिकंद कुमार त्यागी भी पहुंचे। लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा कि अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की प्रस्तुति सरल होती है। इस दौरान उन्होंने लक्सर में नए रूप से न्यायिक भवन को लेकर जिला जज से बातचीत भी की और जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके द्वारा नए भवन के निर्माण का भरोसा दिया। कानून हो, जो चर्चा हो, जो न्यायिक उसको प्रक्रिया से गुजरना होता है किसी को, क्योंकि होता क्या है कि पता चला अंग्रेजी में चर्चा हो रही है, अधिवक्ता भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जज भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में जिसका केस है उसको पता ही नहीं चलता कि बोला क्या चाह रहा है, और इसलिए उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय उसको तब मिलेगा जब उसी की भाषा में उसको न्याय की प्रक्रिया से वो गुजरते हुए आगे बढ़ेगा। अधिवक्ता जो है, आज मैं यहाँ पर आया तो हमारे जो लक्सर बार की नई कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष और उनकी बाकी सभी कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण हुआ और इसी वजह से मैं उनके शुभकामनाएं देने के लिए आया था। तो मैं सम्मिलित हुआ और अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उनसे भी आशा की है कि वो न्यायिक परिवार या जो हमारा जो न्यायिक संस्था जुडिशियल वर्क है उसमें वो हमारा सहयोग करेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। अब इसी क्रम में सत्ताधारी पार्टी भाजपा भी अपनी तैयारियों को लेकर पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने दावा किया है कि भाजपा एक बार फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसी के साथ हनी पाठक ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और ये चुनाव को देखते हुए तैयारी करेगा, ये कहना पूर्णतः गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर विपक्ष में देखा जाए तो सभी बड़े नेता ही दिखाई देते। कार्यकर्ता तो मुझे आज तक कभी दिखा नहीं और जनता को भी कभी दिखाई नहीं दिया, इसीलिए इनके हाथ के पंजे से लोगों ने हाथ ही जोड़ लिया है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि लोकसभा की जहां तक बात है तो लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर हम ही पूर्णतः विजयी होंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे और लोकसभा चुनाव में हमारे ही जीत का परचम रहेगा, क्योंकि 70 से ज्यादा साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। और उस बैसाखी का जो मंच से खुलेआम गालियां देते थे कि सोनिया गांधी जी को जेल में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा, तो उनके साथ आज इनको महागठबंधन करना पड़ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि ये अपने आप को किस श्रेणी में देख रहे हैं कि ये अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। लांसडाउन विधायक दलीप रावत के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि दलीप रावत सरेआम परिवहन विभाग के अधिकारी को धमकाते हुए उन पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के नेता जगह जगह ऐसे सीन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को मारपीट और सरेआम अभद्रता करने का सर्टिफिकेट जनता ने दिया है या फिर भाजपा ने नेताओं ने इसे खुद परंपरा बना दिया है।
हुकूमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के नेता हूं, मंत्री हूं, विधायक हूं, सबके सिर जो है सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। और ये सत्ता का नशा आप देखिए कि कभी प्रेमचंद अग्रवाल जी के रूप में जो है ऋषिकेश में जो है मारपीट के रूप में प्रकट हो रहा है, जो आम आदमी के साथ मारपीट कर रहे हैं। कभी जो है आप देखिए कि जो है गणेश जोशी जी अपने समर्थकों से अपने सामने जो है कैंट में जो है युवक को पिटवाते हुए नजर आए। अब जो है दिलीप रावत जी जो है परिवहन विभाग के एक अधिकारी को जो है मारपीट कर रहे हैं, उस पर हाथ उठा रहे हैं। तो आखिर इस प्रकार के सीन इनके तमाम नेता जो है जगह जगह क्रिएट करते रहते हैं और सरकार जो है अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इसीलिए इनकी हौसले बुलंद है। प्रदेश की जनता में भय है, आक्रोश है, लेकिन सरकार उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। आखिर ये कब तक इस प्रदेश में चलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले इंजीनियर अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इंजीनियरों का कहना है कि सरकार के अंदर आने वाले सभी विभागों के इंजीनियर अब धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि 2015 से हमारी मांगे चली आ रही हैं, जो अब समस्या बन चुकी हैं। इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह मंडल, सचिव उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने बताया कि 54वीं ग्रेड को पार किए हुए लंबा समय बीत चुका है। इस संबंध में कई बार मंत्री स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हमारे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर साथी, चाहे वो किसी विभाग का है, लघु हमारे उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग है, उत्तराखंड सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग है, उत्तराखंड ग्रामीण निर्माण विभाग है और भी बहुत सारे कुल 22 डिपार्टमेंट जो कि हमारे महासंघ से संबद्ध हैं। सभी विभागों में बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो लंबित चली आ रही। 2015 के बाद से बहुत सारी समस्याएं हैं। सभी घटक संघों के साथ में लेकर के कई बार शासन से भी वार्ता हो चुकी है कि हमारे साथियों की जो लंबित समस्याएं हैं उनका निराकरण कर दिया जाए। उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आहत होकर के हड़ताल के कार्यक्रम का ये मन बनाना पड़ा और दिनांक 30 नवंबर कि कल से हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहां पर बैठ गए हैं। अपने पुत्र को उद्यान विभाग में नौकरी देने की मांग करते हुए लोहाघाट निवासी बुजुर्ग चेतराम ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे को ज्ञापन दिया तथा मांग पूरी न होने पर 111वीं बार डीएम कार्यालय में धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। चेतराम ने बताया कि 1993 में वे लोक निर्माण विभाग लोहाघाट में मस्ट्रोल के तहत राज मिस्त्री के पद पर तैनात थे तथा 1995 में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए जा रहे डिग्री कॉलेज लोहाघाट के निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, पर विभाग के द्वारा उस समय उन्हें इलाज का खर्चा और उनके पुत्र को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। यह मेरी मांग पीडब्ल्यूडी विभाग से और नौकरी, हर्जा, खर्चा, इलाज में है कितने पिट्टी के थैले का मुआवजे की मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा हूँ 110 बार। दिसंबर तक मांग है, पूरी न होने पर 10 दिसंबर से मैं जिला कार्यालय में यहाँ पीडी विभाग में अनशन पर बैठूंगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कल सुबह एक रिजॉर्ट में संदिग्ध परिस्थिति में युवती का शव फांसी से लटका मिला। युवती पिछले 1 साल में रिजॉर्ट में काम करती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि युवती को मारकर यहां लटकाया गया है। जिला अस्पताल में युवती का पोस्टमार्टम करवाया गया, पर ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोषियों को बचाने के चक्कर में पुलिस और जिला प्रशासन जांच को भटकाने का काम कर रही है और जब तक दोषी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाता तब तक युवती का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।